नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज हम बंगाल के इतिहास की बात करेंगे, लेकिन ये बंगाल का इतिहास वो इतिहास है जो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। अर्थात दिल्ली सल्तनत जब दिल्ली पर राज कर रहा था, दिल्ली के सुल्तानों का जब दिल्ली पर अधिकार था, तो उस समय बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र किया था। और उस समय कौन कौन से वंश, कौन कौन से शासक थे, वो हमें पढ़ना है। एक बंगाल का इतिहास आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर नवाबों ने रूल किया था। तो बंगाल के नवाब के नाम से वो चैप्टर का नाम होता है। हम आज उस बंगाल की बात कर रहे हैं जो दिल्ली के सल्तनत के रूल के अंडर में स्वतंत्र हुआ था। तो इसे कभी कभी सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य बंगाल भी कह देते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। आप सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से, और अंत होता है 1526 ईस्वी में, जब इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई थी बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। आपका बाबर का अधिकार हो गया था। तो 1206 से 1526 के दौरान एक ऐसा शासक आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जब टाइम पीरियड था 1325 से 1351, इसी के टाइम पीरियड पर बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और वो पहला शासक था इलियास खां, और ये शाही वंश से संबंधित था, इलियास शाही वंश से संबंधित था। और इलियास शाही वंश की जो शुरुआत होती है वो इसी के कारण होती है। ठीक है, तो जो भी दिल्ली सल्तनत के शासक रहे ना, इनके टाइम पीरियड में 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। समरकंद से आता है। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया। तो अलग अलग क्षेत्र में जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया, बंगाल ने तो अपने आप को पहले ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था, तैमूर के आक्रमण से पहले ही। और जौनपुर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यूपी का जौनपुर। उड़ीसा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। आप गुजरात ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके अलावा राजपूत कई शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और दक्षिण भारत में दो साम्राज्य उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, एक मुस्लिम साम्राज्य, एक हिंदू साम्राज्य। आप दोनों के बारे में जानते हैं। हिंदू साम्राज्य जो था वो विजयनगर साम्राज्य था, और जो मुस्लिम साम्राज्य था वो बहमनी साम्राज्य था। तो ये आपका मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के ही टाइम पीरियड पर ये स्वतंत्र होते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के दौरान बंगाल का क्या इतिहास रहा वो हमें समझना है। हालांकि बंगाल ऐसा क्षेत्र था, ये दिल्ली से देख लीजिए कितनी दूरी पर है, और यहाँ पर समुद्र के किनारे था। इस कारण से बहुत मुश्किल हो जाता था दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के सुल्तानों के लिए इसको अपने अधीन रख पाना। तो ये स्वतंत्र बार बार हो जाया करता था, फिर दिल्ली के अधीन हो जाया करता था, फिर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया करता था। लेकिन वो इतिहास हमको नहीं पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हमें बंगाल का वो इतिहास पढ़ना है मध्यकालीन भारत के इतिहास में जिसमें कुछ वर्षों तक इसने अपने आप को स्वतंत्र रखा। जैसे 1342 से लेकर आप देखेंगे 1550 ईस्वी के आसपास ये पूरी तरीके स्वतंत्र था। इससे पहले भी बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर अपना अधिकार किया था, लेकिन दोबारा से ये स्वतंत्र हो गया। उसके बाद फिर इस पर अधिकार किया गया, फिर स्वतंत्र हो गया। तो वो सब झंझट में नहीं पड़ना है, और वो परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है। किताबों में हालांकि दे दिया जाता है, लेकिन वो आपको समझाने की दृष्टि से दिया जाता है, कि समझाने के लिए दिया जाता है। वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, इसी के टाइम पीरियड पर बंगाल में एक शासक आया, इलियास खां। इलियास खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहले तो उसने बंगाल के कुछ इलाके जैसे लखनऊती, सोनार, ऐसे ऐसे कुछ इलाकों पर अपना अधिकार किया, लेकिन 1345 आते आते ना उसने अपने आप को पूरी तरीके से बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और पूरे बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया।
तो ये इलियास शाही वंश से संबंधित था। तो अब हम कह सकते हैं बंगाल में इलियास शाही वंश शुरुआत हो गई है। तो शुरुआत होती है शमशुद्दीन इलियास खां से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बारे में ये आपको याद रखना है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बनता है फ़िरोज़ शाह तुगलक, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कोशिश की थी बंगाल पर दोबारा से अधिकार कर लिया जाए। इस कोशिश में उसने 2 बार आक्रमण किया, तो दोनों बार वो विफल रहा। तो बंगाल अब भी स्वतंत्र ही था। तो जो फ़िरोज़ शाह तुगलक था, इसने कोशिश की थी लेकिन इसकी कोशिश नाकाम रही बच्चों। और शमशुद्दीन इलियास खां के बाद इसका बेटा शासक बनता है सिकंदर शाह। 1357 से 1389 1389 तक ये शासक बना रहता है। इसके टाइम पीरियड पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसने 1368 ईस्वी में बंगाल के पांडुआ में एक मस्जिद का निर्माण किया, जिस मस्जिद का नाम था अदीना मस्जिद। तो सिकंदर शाह के द्वारा अदीना मस्जिद बनवाई गई। और इस मस्जिद की खासियत यह है कि 400 गुंबद है इसमें। इस मस्जिद में 400 गुंबद है। तो स्टेप बाय स्टेप सब याद रखिए। अब सिकंदर शाह के बारे में बस इतनी ही बातें। इसके बाद जो शासक बनता है गयासुद्दीन आज़म शाह। गयासुद्दीन आज़म शाह बहुत ही फेमस इलियास शाही वंश का शासक है। इलियास शाही वंश का सबसे फेमस शासक अगर पूछेंगे तो गयासुद्दीन आज़म शाह है। 1389 में शासक बनता है, 1409 तक ये शासक रहता है। इसके बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके शासनकाल में लोगों को न्याय बहुत अच्छा मिलता था। तो न्याय व्यवस्था इसके शासनकाल में बहुत दुरुस्त थी। तो न्याय व्यवस्था के लिए इतिहास में ये याद किया जाता है। इसके टाइम पीरियड पर न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा समुद्र के किनारे बांग्लादेश में एक जगह है चटगांव, वहाँ पर एक बंदरगाह का निर्माण इसने किया और उसका विकास भर भर के किया। ये इस उद्देश्य से किया था ताकि विदेशों से व्यापार ही हो सके, समुद्र के रास्ते से विदेशों से वो व्यापार हो सके। इस कड़ी में सबसे ज़्यादा उन्होंने विदेशों से जो अच्छे संबंध बनाए थे वो चाइना से। चाइना के सम्राट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे गयासुद्दीन आज़म शाह के। ये उपहार भी भेजा करते थे चाइना के सम्राट के पास। चाइना के सम्राट के पास ये अपने भी राजदूत भेजते थे, एम्बेसडर को, और चाइना वाले भी अपने एम्बेसडर को यहाँ पर भेजते थे। एक बार इन्होंने गयासुद्दीन आज़म शाह ने एक बहुत ही फेमस पर्सन महारत्न धर्मराज जिनका नाम था, जो बौद्ध संत थे, बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म में एक संत की तरह थे, उनको इन्होंने अपना राजदूत बनाकर चाइना भेजा था गयासुद्दीन आज़म शाह ने। ठीक है। तो गयासुद्दीन आज़म शाह के बाद 1409 ईस्वी से 1415 ईस्वी तक 3 और इलियास शाही वंश के शासक आते हैं, लेकिन वो नकारा थे, बेकार थे, एकदम सुस्त थे। वो कठपुतली बनकर रह गए थे अपने सैनिकों के, अपने सेनापति के। इतने कमज़ोर थे कि कोई भी उनसे शासन छीन सकता था। लेकिन इलियास शाही वंश के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था। लेकिन 1415 ईस्वी में ऐसा टाइम आया कि बंगाल के एक ज़मींदार थे जिनका नाम था राजा गणेश। इन्होंने उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर इलियास शाही वंश से अपना राज्य छीन लिया। तो कौन है वो? राजा गणेश है। राजा गणेश ने इलियास शाही वंश से राज्य छीन लिया और ख़ुद गद्दी पर बैठ गए 1415 में। लेकिन बगावत हो गई दोस्तों, बंगाल में, पूरे बंगाल में बगावत हो गई कि कैसे एक गैर मुस्लिम हमारा शासक बन गया, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी पद पर मुस्लिम ही थे। तो उन्होंने तुरंत अपने आसपास के जो मुस्लिम शासक थे उनसे मदद मांगना शुरू कर दी। तो सबसे पहले उन्होंने मदद मांगी यहाँ जौनपुर में शर्की साम्राज्य के एक शासक थे इब्राहिम उनका नाम था, इब्राहिम शाह शर्की, उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने तुरंत आक्रमण कर दिया बंगाल पर और राजा गणेश के साथ युद्ध हुआ और संधि हो गई। तो इब्राहिम शाह शर्की और राजा गणेश के बीच में संधि ये हुई कि इब्राहिम शाह शर्की ने कहा, अगर आपको शासक बने रहना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो राजा गणेश जी ने कह दिया, ठीक है भैया, मैं तो इस्लाम कबूल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं अपने बेटे को इस्लाम को कबूल करवा दूंगा। इनके पुत्र का नाम था यदुसेन। इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को इस्लाम कबूल करा दूंगा और मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा जो है
वो शासक बनेगा, और इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान बनकर वो शासक बनेगा। तो इब्राहिम शाह शर्की मान गए, वो चले गए वापस। तो राजा गणेश ने 1415 से 1418 तक राज किया, और इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा जो यदुशेन था वो मुस्लिम बन गया, इस्लाम को उसने स्वीकार कर लिया और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह अपना नाम रखा। तो जलालुद्दीन मोहम्मद शाह 1418 से 1431 तक गद्दी पर रहता है। भले ही इसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, लेकिन दिल तो इसका हिंदुस्तानी ही था, दिल इसका हिंदू धर्म के लिए धड़क रहा था। तो इस कारण से इसने जो ऊंचे ऊंचे पद थे, ऊंचे ऊंचे अधिकारी थे, उन पर हिंदुओं को ही रखा। और जितने भी बंगाल में शासक आए हैं ना, सबसे उदार किस्म का, सबसे दयालु किस्म का शासक जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ही था। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा वो गद्दी पर बैठता है। इसके बेटे का नाम शमशुद्दीन अहमद शाह था, और वो भी इस्लाम को स्वीकार कर ही चुका था, क्योंकि बाप ने अगर स्वीकार किया, बेटा तो ऑटोमेटिक मुसलमान बन गया था। 1431 से 1435 तक गद्दी पर बैठा, लेकिन उस समय पैरेलल में जो इलियास शाही वंश के जो लोग थे, इनके बच्चे थे, वो भी षड्यंत्र रचते जा रहे थे कि इनसे जो साम्राज्य है कैसे छीना जाए। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि शमसुद्दीन अहमद शाह की हत्या करवा दी गई। दो लोग थे, शादी खां और नसीर खां, इन दोनों ने हत्या कर दी शमसुद्दीन अहमद शाह की। और शमसुद्दीन अहमद शाह की हत्या के बाद दोबारा से बंगाल पर इलियास वंश का शासन हो जाता है। हालांकि जो इलियास शाह वंश का शासन होता है, ये नाम मात्र ही थे, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतिहास में इनकी अधिक जानकारी भी नहीं है, तो आपको समझना नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि शमसुद्दीन अहमद शाह की मृत्यु के बाद दोबारा से बंगाल पर इलियास शाही वंश आ गया था, और कुछ शासकों के बाद एक अंतिम शासक बनता है। इलियास शाही वंश का अंतिम शासक था जलालुद्दीन फ़तेह शाह। जलालुद्दीन फ़तेह शाह 1481 से 1487 तक बंगाल का शासक रहता है, और यही इलियास वंश का अंतिम शासक होता है। और जल्दी ही इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके दरबार में एक हिजड़ा था जिसका नाम था शहजादा। शहजादा नाम का एक हिजड़ा था, उसने जलालुद्दीन फ़तेह शाह की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। शहजादा ने जलालुद्दीन फ़तेह शाह की हत्या करने के बाद खुद गद्दी पर बैठ गया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद शहजादा की भी हत्या कर दी गई। शहजादा की हत्या की गई मलिक अंदील के द्वारा। मलिक अंदील ने शहजादा की भी हत्या कर दी। शहजादा जो गद्दी पर बैठा था कुछ महीनों के लिए, उसने एक उपाधि ग्रहण की थी, बारबक की उपाधि ग्रहण की थी। कौन सी उपाधि? बारबक की उपाधि ग्रहण की थी। और शहजादा की हत्या मलिक अंदील के द्वारा कर दी गई, और मलिक अंदील गद्दी पर बैठा, और एक और नाम से वो जाना जाता है मलिक अंदील, जिसे सैफुद्दीन फिरोज भी कहा गया है। 1487 से 1490 तक ये गद्दी पर बैठता है, और इसी की बिल्ली ने इसी को म्याऊं बोल दिया, अर्थात जैसे इसने उस शहजादा की हत्या की थी, उसी प्रकार इसकी भी हत्या हो गई। इसकी हत्या के बाद कुछ और शासक आते हैं, और उसके बाद एक शासक आता है जिसने एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो ये हुसैन शाह वंश की स्थापना करता है अलाउद्दीन हुसैन शाह। इस बंगाल में हुसैन शाह वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हुसैन शाह। 1493 से 1519 तक ये शासक रहता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत ऐसी बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। खलीफतुल्लाह की उपाधि ग्रहण किसने की थी? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। खलीफतुल्लाह की उपाधि अलाउद्दीन हुसैन शाह ने ग्रहण की थी, जो कि हुसैन शाह वंश का संस्थापक था। और बंगाल में बंगाली भाषा का जो विकास हुआ है वो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम पीरियड पर हुआ है। इसके अलावा इसी के टाइम पीरियड पर भागवत पुराण का संस्कृत में अनुवाद किया गया, और भागवत पुराण का संस्कृत में अनुवाद करने के बाद जो टाइटल रखा गया वो श्री कृष्ण विजय रखा गया। और किसके द्वारा किया गया? ये मालधर बसु के द्वारा किया गया। ठीक है, मालधर बसु। तो मालधर बसु को अलाउद्दीन हुसैन शाह ने एक उपाधि दी थी, गुणराज। गुणराज खां की उपाधि दी थी।
मालधर बसु को अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। और अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम पीरियड पर एक बहुत बड़े वैष्णव संत हैं जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के ही समकालीन हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम पीरियड पर पूरे बंगाल में एक सूफी आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का नाम था सत्यपीर आंदोलन। ये एक सूफी आंदोलन था। और अलाउद्दीन हुसैन शाह के ही टाइम पीरियड पर बंगाल में एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे छोटा सोना मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण वली मोहम्मद के द्वारा हुआ, वली मोहम्मद के द्वारा। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने छोटा सोना मस्जिद इनके टाइम पीरियड पर बनी थी और इनके बेटे के टाइम पीरियड पर बड़ा सोना मस्जिद बनी थी। तो छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद याद रखेंगे, बंगाल में ही है। और ये किसके किसके टाइम पीरियड पर बनी थी ये भी याद रखेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छोटा सोना मस्जिद है। इसके बाद इनका बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम नुसरत शाह था। 1519 से 1532 तक गद्दी पर रहता है। इसके टाइम पीरियड पर बड़ा सोना मस्जिद बनाई गई थी और ये है बड़ा सोना मस्जिद। और टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1519 से 1532 और 1526 इसी के बीच में हुआ होगा। और 1526 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वनाश हो जाता है और बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना हो गई। तो ये नुसरत शाह के टाइम पीरियड पर हुआ था। पूछा जाता है कि जब बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह, हुसैन शाह वंश का ही एक शासक था। इसके बाद आखिरी शासक आता है नुसरत शाह के बाद। आखिरी जो शासक है वो गयासुद्दीन महमूद है। 1533 से 1538 तक ये गद्दी पर रहता है। और 1538 में जो है बाबर के बेटे इल्तुतमिश को हटाने के बाद शेर शाह सूरी आ चुका था दिल्ली में। और शेर शाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद था और इससे बंगाल छीन लिया। तो अंतिम शासक था हुसैन शाह वंश का या बंगाल का, क्योंकि उसके बाद बंगाल दोबारा से केंद्रीय सत्ता के अधीन आ गया और उस समय केंद्रीय सत्ता पर बैठा हुआ था शेर शाह सूरी। तो देख रहे हैं 1342 से 1538 तक ये लगभग 200 वर्षों का जो टाइम पीरियड है, इसमें बंगाल पूरा स्वतंत्र रहा। तो ये हमें पढ़ना था, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे कि कभी बंगाल स्वतंत्र होता था, कभी इसको कब्जा कर लिया जाता था। तो वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा मध्यकालीन भारत में जो स्वतंत्र प्रांत था बंगाल, इसमें यहीं से पूछा जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप इतने एरिया का ले लेंगे तो आपको ये याद रहेगा, क्योंकि आपको सभी शासक आ गए हैं। आपको मालूम पड़ गया है कि भैया जब दिल्ली सल्तनत थी उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का जब टाइम पीरियड था तो बंगाल स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हुआ शमसुद्दीन इलियास खां के द्वारा, जो इलियास शाही वंश का संस्थापक था। फिर सिकंदर शाह आ गया। सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद बनवाई थी। फिर गयासुद्दीन आज़म शाह आ गया। उसके बाद राजा गणेश ने मौका पाकर इलियास शाही वंश को हटाकर खुद शासक बन गए थे। तो इनका बेटा उसके बाद बना और उसके बाद उनका पोता बना। लेकिन इसके बाद जो है दोबारा से इनसे गद्दी छीन ली गई इलियास शाही वंश के शासकों के द्वारा। और इलियास शाही वंश का अंतिम शासक जलालुद्दीन फ़तेह शाह था। जल्दी ही इसकी हत्या एक हिजड़े ने कर दी जिसका नाम था शहजादा। और उसके बाद उस शहजादा की भी हत्या मलिक कंदील के द्वारा होगी। मलिक कंदील की भी हत्या हो गई। उसके बाद कई शासक आए, वो महत्वपूर्ण नहीं हैं। और फिर एक शासक आता है अलाउद्दीन हुसैन शाह। वो नए वंश को लेकर आता है, हुसैन शाही वंश से। ये नया वंश मतलब कि इसके बाद के फिर इसका बेटा शासक बने या उसके बाद उसका ही जो खून है वो शासक बन रहा है, तो ये एक वंश हो गया। ठीक है। नुसरत शाह आया, फिर नुसरत शाह के बाद गयासुद्दीन आया और गयासुद्दीन से शेर शाह सूरी ने बंगाल छीन लिया। तो इतना आपको पढ़ना था। बंगाल प्रांत, स्वतंत्र बंगाल प्रांत, ये मध्यकालीन कह सकते हैं बंगाल का इतिहास है, या सल्तनत कालीन जो बंगाल प्रांत का इतिहास है वो ये है। ठीक है। इसके अलावा इसके क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है बच्चों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री एजुकेशन का लिंक दिया हुआ है, या प्ले स्टोर से श्री एजुकेशन SHRI एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन
डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन को। वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाएंगे ना, स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे क्लास नोट्स अवेलेबल हैं जीएस के आपकी परीक्षा के लिए, वो आप ले लीजिए। जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, जीएस में अगर आप कमज़ोर हैं तो ये पढ़ लीजिए, गारंटी है कि जीएस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई किताबी भाषा नहीं, एकदम आसान तरीके से समझाया जा रहा है। तो जीएस फाउंडेशन बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।